जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कुछ ऑफलाइन और ऑनलाइन के भी छात्रों का यह मांग रहा कि आगामी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए सर साइंस पर फोकस किया जाए। तो यह सेशन सबसे पहले साइंस का बायो पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर यह फर्स्ट होगा। और यह साइंस का पहला पर्सन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसी से हम बायोलॉजी से स्टार्ट किए हुए हैं। और बायोलॉजी को सबसे पहले ये हम जानने का प्रयास करेंगे, पहला पॉइंट्स किससे बनता है, क्वेश्चन टू द पॉइंट्स। हम जानते हैं कि बायोलॉजी बायोधनोलॉजी यानी कि जीवधारियों का स्टडी करते हैं, जिसमें साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, इज कॉल्ड बायोलॉजी। माने कि लिविंग, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग थिंग्स बोले तो जिसमें जीव होगा, वह कोई वस्तु है, अगर उसमें जीव लगता है कि इसमें सेल है और यह सेल जीवित है तो यह क्या हो जाएगा, यह बायोलॉजी का बात करता है कि यह इसमें हम अध्ययन करेंगे जीवधारियों का। दूसरी बात कि सर्वप्रथम किसने बताया कि किसने पता किया कि बायोलॉजी ही वाकई में इसका या साइंस का एक पार्ट हो सकता है। तो बायोलॉजी के सबसे पहले अध्ययन पितामह के रूप में हम जानते हैं क्या, अरस्तु को जानते हैं। वही अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य हुआ करते थे, और वही अरस्तु जो पॉलिटिकल साइंस के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। वही अरस्तु एक तरफ इधर जूलॉजी के पितामह कहलाते हैं, दूसरी तरफ बायोलॉजी के पितामह कहा जाते हैं, और तीसरी तरफ सोशल इशू माने एसएसटी देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान में एक पॉइंट आता है, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के भी पितामह कहा जाते हैं। 3 को हो गया डन, इसको पितामह कहते हैं। लेकिन जब इसका विभाजन किया गया किसका, बायोलॉजी का, तो 2 पॉइंट बन के आए। एक तो आया कि जूलॉजी, और जूलॉजी में यह पाया गया कि इसमें एनिमल्स की, वो तो जीव होगा लेकिन इसमें एनिमल्स आएंगे और एनिमल्स के ही द्वारा क्या किया जाएगा, एनिमल्स के ही द्वारा इसमें जूलॉजी को रखा गया और बताया गया कि एनिमल में ही हम सब ऑल ह्यूमंस आते हैं। ठीक, उसके बाद बायोलॉजी को एक और चरणों में क्या किया गया, बांटा गया, जिसका नाम रखा गया क्या, तो बॉटनी। और बॉटनी का फादर उस समय अरस्तु को नहीं बनाया गया। किसको बनाया जाता है बॉटनी का फादर, तो बॉटनी को फादर थियोफ्रेस्टस को बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तब इतिहासकारों में से यह आने लगा कि अब बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया गया है, अच्छे तरह से इसको रिवीजन करने के हिसाब से, अच्छी तरह से इसका अध्ययन करने के लिए, कि बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा, जूलॉजी अरस्तु फादर कहलाए, और दूसरी तरफ बॉटनी जिसको हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेस्टस साहब इनके जनक के रूप में। लेकिन आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमको यह देखने को मिलता है कि बॉटनी में प्लांट बोले तो पौधों को, और जिनको हम इसका शुद्ध रूप देखा जाए तो पादप कहा जाता है, किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हमको एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाने वाला, हमको बॉटनी से या एमबीबीएस नहीं बनना कि हमको उसमें अंडर से संक्रियाएं करेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे, यह जूलॉजी के तरफ से जाएंगे। और जूलॉजी का पहला पॉइंट आता है सेल, जो कि आपको बता दें पहली पॉइंट कि एक सेल है, और सेल का अगर निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी एक बॉडी का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो आप जानते होंगे कि सेल का होते हैं तो कि पहले सेल से टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। सेल, टिश्यू, और टिश्यू से हम क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन सिस्टम,
और ऑर्गन सिस्टम से हमको फिर एक चीज का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। यानी कि इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है, मानव की एक बॉडी शरीर बन के तैयार हो जाती है। लेकिन कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया, खोज किया, कहा कि भैया इसका कोशिका जो होता है, इसका जब अध्ययन करेंगे तो इसको हम, इस अध्ययन को क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा साइटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। लेकिन आपके दिमाग की उपज में यह क्वेश्चन बनता होगा कि सर्वप्रथम सेल का निर्माण किसने कर रखा, मैं कैसे खोज किया। तो आप सबको बातें हैं, समय चलता है, यहां नहीं लिखा हूं लेकिन आपको यह अवगत करा दूं, 1665 के दशक चलता है। यानी कि 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आ चुकी थी, और उसके 65 साल के बाद 1665 के दशक चलता है। और रॉबर्ट हुक एक व्यक्ति होते हैं, एक साइंटिस्ट बोले तो, एक वैज्ञानिक बोले तो, इन्होंने मृत डाइड सेल का निर्माण क्या किया, रिसर्च किया। पहले तो इनको पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कि जो रॉबर्ट हुक साहब 1665 ईस्वी में जिस सेल का निर्माण किए हैं, खोज किए हैं, रिसर्च किए हैं, वह सेल कैसी है, मरी हुई सेल है। तो लेकिन समय काल आगे बढ़ता जाता है और देखने को मिलता है कि इनके पश्चात लेवेन हाक साहब, इसको कमेंट के लिखिएगा कि इसकी लेवेन हाक साहब कब क्या करते हैं, खोज करते हैं जीवित सेल का। यानी कि लेवेन हाक साहब आते हैं, एक नए साइंटिस्ट, और इन्होंने खोज डालते हैं क्या, जीवित कोशिका, जीवित सेल, ठीक ना, लिविंग सेल की खोज कर लेते हैं, लिविंग सेल की खोज कर लेते हैं, जिसे हम जीवित कोशिका कहते हैं। लेकिन अगर हम यह पॉइंट्स क्या करते हैं, इस सेल में नॉन लिविंग और लिविंग की बातें हो गई, लेकिन इससे थोड़ा हट के अब जाएंगे कि इस सेल का थ्योरी किसने दिया, यानी कि कोशिका थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत सलाइडन स्वान ने दिया, ठीक। और इस प्रकार से अपना कुछ थ्योरी इसमें दिया। क्वेश्चन बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सलाइडन स्वान ने दिया। लेकिन पॉइंट बनेगा कि सर ये नहीं बताएं आप कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के स्ट्रक्चर में जो हमारा संरचना बनकर तैयार हुआ है, इसमें सबसे बड़ी सेल और छोटी सेल भी होती है क्या, तो कहा गया कि हाँ होती है, और एक होगी छोटी, एक होगी बड़ी, और एक होगी लंबी। तो होता है, यहां पे देखते हैं, सबसे पहले मनुष्य देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पेड़ पौधे और पक्षियों के बारे में देखेंगे। तो ह्यूमन हुआ, तो ह्यूमन में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, बड़ा, छोटा और लंबा। तो सबसे पहले ये देखा गया कि स्मॉल सेल जो होते हैं, छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है हमारे बॉडी में, तो कौन होता है, तो हमारी बॉडी में स्पर्म, जो हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और यह स्पर्म किसी और में नहीं मिलता है, यह मेल में मिलता है, यह पुरुषों में पाया जाता है। यह पुरुषों में क्या होता है, तो यह स्पर्म बोले तो जिनको हम शुद्ध रूप से शुक्राणु के नाम से जानते हैं, और ओनली यह क्या होता है, मेल में पाए जाते हैं। लेकिन बड़ी बात, यानी कि बड़ी जो सेल होगी, बड़ी सेल यानी कि बड़ी बी, यानी कि बड़ी कोशिका ओवम बोले तो अंडाणु में पाए जाते हैं, और अंडाणु में होते हैं। बड़े मैंने सीधी सी बात कि बड़े सेल कौन होते हैं, अंडाणु में होते हैं। लेकिन यह अंडाणु केवल आप सबको अवगत होगा रिवीजन स्लाइड में कि यह पाया जाता है ओनली फीमेल में ही, अंडाणु ओवम पाए जाते हैं, होते हैं, बड़े सेल होते हैं हमारे बॉडी के। लेकिन जब आएगा आपका कि आपके बॉडी के सबसे अगर लंबा देखा जाए तो सेल किसमें पाया जाता है, तो हम कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हमको इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र को
तंत्रिका तंत्रिका तंत्र, और हमारे बॉडी में क्या होता है कि लॉन्ग होता है तंत्रिका तंत्र, ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं कि सबसे बड़ी होती है। लेकिन क्वेश्चन एक और बनेगा कि आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स कौन है, अंग कौन है सबसे बड़ा शरीर का, तो वह है त्वचा, चमड़ा, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने देखा कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिका पूछे तो ह्यूमन बॉडी को छोड़ दीजिए, अब इतना आप भुला जाइए, और ह्यूमन बॉडी के अपेक्ष में माने इसके छोड़कर अगर देखा जाए तो दो जगह पाई जाती है। एक तो छोटी सेल जो छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को भी क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। जबकि दूसरे अगर बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, जो कि इस प्रकार से ये शुतुरमुर्ग के अंडे हुए हैं, एस्ट्रच, इसको बोलते हैं एस्ट्रच के अंडे होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जब हमने याद आया कि ह्यूमन बॉडी हुआ, बॉडी में तीन चीज होती हैं, एक तो शुक्राणु, एक अंडाणु, और तीसरा क्या हो जाएगा, न्यूरॉन सिस्टम, और न्यूरॉन सिस्टम कर सकते हैं, न्यूरॉन ऑर्गन्स का सिस्टम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वो ह्यूमन में बॉडी में ब्लड भी होता है, और ब्लड जो होता है, ब्लड होता है, यह ब्लड भी चार प्रकार का होता है, ए होता है, बी होता है, उसके बाद ए बी हो जाएगा, और उसके बाद ओ हो जाएगा। ए ग्रुप, ए पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, और ओ जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, ये ब्लड के ग्रुप हो गए। लेकिन हुआ कि ब्लड के अगर शरीर में कितने परसेंट देखा जाए तो, या लीटर बता देखा जाए तो हमारे बॉडी में कितने ब्लड पाए जाते हैं। मनुष्य के बॉडी में मेल में अगर देखा जाए तो 5 से 6 केजी पाया जाता है, और फीमेल में 1 लीटर कम होता है, जो कि पीरियड ऑफ क्या बोलते हैं, हर मंथली जो पीरियड आता है उसका मुख्य कारण बनता है। और आयरन की भी कमी होती है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 से 5 केजी महिलाओं में होता है ब्लड, और औसतन मैं रेशियो में बता रहा हूँ, और 5 से 6 ये पुरुषों में होता है, जो लिखित रूप से है। लेकिन कहा कि ह्यूमन के बॉडी में जो ब्लड बनता है, परसेंट अगर पूछ दे कि कितना परसेंट होता है, तब क्या बताएंगे आप एग्जाम में, तो सीधी बात कहिएगा कि 7% हमारे बॉडी में ब्लड पाए जाते हैं। लेकिन ब्लड के कहेगा कि पीएच मान कितना होगा, तो ब्लड का पीएच मान होता है, क्या होता है, तो 7.4, और 7.4, और प्रतिशत बॉडी में कितना है, 7% होता है। 7% क्या होता है हमारे बॉडी में, ये ब्लड भी पाया जाता है, ब्लड में हमारे बॉडी में ब्लड पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि दूसरी पॉइंट कि हमारे सेल सबसे ज़्यादा तेज गति से किस ग्रुप में बनते हैं, और सबसे धीमे किस ग्रुप में सेल का पुनः निर्माण होता है। और क्या अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल का निर्माण होने लगे तो हमारे सेल बॉडी से अनियंत्रित हो जाएंगे, जो कि मनुष्य के कैंसर का वह कारण रीजन बनता है। हमारे बॉडी में आवश्यकता से अधिक जब सेलों का निर्माण हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएंगे, और जब होंगे तो जाहिर सी बात हो कैंसर का रोग मुख्य कारण बन जाएगा। अगला हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी हुआ, और ह्यूमन बॉडी में हमने देखा कि सबसे तेज अगर पुनः निर्माण होता है सेलों का, तो यकृत बोले तो लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर में होता है। जबकि सबसे कम अगर देखा जाए तो ये होता है हमारे ब्रेन में होता है। ठीक, हमारे ब्रेन में होता है, हमारे दिमाग में होता है। अगर हमारे दिमाग में ज़्यादा चोट लग जाएगी तो समझिए कि यह काम करना बंद कर देगा, अपना जो ये स्विच है ऑफ कर देगा। चलिए अब हम आते हैं जो कोशिका की इस कुछ प्रकार से होता है, और इसके साइड की जो होती है झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है। जो झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है प्रोटीन की बनी होती है, और उसके साथ साथ प्रोटीन का बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ठीक ना, माइकोप्लाज्मा है, और माइकोप्लाज्मा जो है
माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोटीन का क्या करता है, पावर ऑफ क्या कहते हैं, हाउस कहते हैं किसका, इस पॉइंट का कि पावर ऑफ हाउस शक्ति गृह कहा जाता है। और इस प्रकार से माइकोकांडिया, सॉरी हाँ कह रहे हैं माइकोकांडिया और माइकोप्लाज्मा कर रहे थे, माइकोकांडिया और माइकोकांडिया की खोज अल्टमैन साहब ने किया। अल्टमैन साहब ने माइकोकांडिया की खोज किया जिसे हम शक्ति गृह कहते हैं, हाँ हमारे बॉडीज के। अगला पॉइंट है कि इसके अंदर एक गाल्जिका है, ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पे देखते हैं ये सेल ऑफ मेम्ब्रेन, हाँ सेल हो गया। लेकिन इसको इस साइड का जो आकार बनाया हुआ है इसको इंडोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अंतः प्रदत्त मुख्य जालिका के नाम से जानते हैं। और इसमें दो चीज का अधिक से अधिक तेजी से निर्माण होता है। क्या? एक तरफ तो होता है वसा का निर्माण जो चिकना बना देता है और दूसरा खुरदरा बना जाता है जो कि राइबोसोम इसमें पाया जाता है। और राइबोसोम जो होता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है और यह जो देखा जाए एक साइड का जो चिकना होता है ये फैट का निर्माण करता है जो कि अगर देखा जाए मेल और दूसरा फीमेल, तो मेल में जो है कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बन जाती है और फीमेल में फैट बोले तो वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। कारण यही रहता है कि जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में वसा फैट ज़्यादा रहेगा तो उनको ठंड कम लगेगा और मोटापा रहेगा और सुनहला दिखेगा, चिकना दिखेगा और उनके फेस पर लाइट रहेगा यानी चमचमकता रहेगा। लेकिन जिसके अंदर प्रोटीन रहेगा तो का भी जाहिर सी बात है कि यह चकना नहीं दिखेगा, यही मुख्य कारण होता है। तो आप सब जानते होंगे कि महिलाओं में ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन फैट होता है, वसा होता है और वही कारण होता है कि वह ठंडी के भी मौसम में क्या होता है बिना स्वेटर जैकेट पहने ही वो रह सकती हैं। इनका जो बॉडी है यह नियंत्रित में हो सकता है, रह सकता है, जबकि पुरुषों को इस प्रकार से यह गतिविधि देखने को नहीं मिलता है। अगला हमने देखा कि जो प्रोटीन ज़्यादा निर्माण करता है, राइबोसोम में ज़्यादा निर्माण करता है, तो ज़्यादा अगर निर्माण करेगा तो यह आवश्यकता से अधिक निर्माण करेगा तो प्रोटीन 7S बनाएगा और 7S का मतलब होता है 70 सेंटीमेशन के नाम से जाना जाता है। और कम बनाएगा तो प्रोटीन 80S बनाएगा, जो कि 80S बनाएगा तो ये ह्यूमन का पार्ट कहलाएगा और कम बनाएगा तो ये ह्यूमन का कहलाएगा, ज़्यादा बनाएगा तो अन्य ये वायरस विषाणु वगैरह के कैटेगरी में चला जाएगा। प्रोटीन आवश्यकता से अधिक भी बन जाएगा तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसके बाद हमने देखा कि सेल, थोड़ी बहुत हमने जानकारी टू द पॉइंट्स देखा। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सेल से रिलेटेड तो टू द पॉइंट जो छूटे रहेंगे आ जाएंगे। अब हम दूसरी पॉइंट जाना चाहते हैं जो कल की सेशन बात करेंगे, टाइप ऑफ सेल, सेल के प्रकार, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक है ये जो है कि बैक्टीरिया के अधीनस्थ आ जाते हैं और यूकैरियोटिक है जो कि हम सबका होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत, ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें मुख्य कारण यह देखने को मिलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में यह प्राचीन सेल होता है और जो अविकसित होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं, अगर पाई भी जाती हैं तो यह क्या होती है, खराब हो जाती है, हो गई होती हैं। जबकि यह प्रचुर मात्रा में यह क्या होता है, विकसित होता है। जब विकसित होगा तो उपस्थित होगा और इसमें केंद्रक झिल्ली का यह विद्यमान होना देखा जाएगा और इस प्रकार से यूकैरियोटिक में हम सब आते हैं। तो अगला सेशन हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़ और बता दें कि कुछ लाइट इशू हो गया था इसलिए करंट अफेयर्स एक दिन से नहीं आ रहा था। फिर भी आज हम प्रयास करेंगे कि करंट अफेयर्स आप सबको 2 दिन का मैं दे दूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। टेक केयर, जय हिंद।